शर्मा जी ने बुढ़ापे में एक विधवा से शादी कर ली। उन्हें लगा कि वो अपनी पेंशन से गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब बेटे को पता चला तो आग बबूला हो गए और शर्मा जी को गालियां देने लगे कि अब बुढ़ापे में तुम्हें शादी की क्या जरूरत थी, क्योंकि पहले पूरी पेंशन बेटे हड़प करते थे। वो उनकी पत्नी से सारे काम करवाते और वो रात को थकन से चूर हो जाती। एक दिन शर्मा जी घर आए तो उनके पोते ने उनकी पत्नी के ऊपर पेशाब कर दिया था। उन्होंने पोते को थप्पड़ मारा तो बहुओं ने मिलकर शर्मा जी और उनकी पत्नी की मार मारकर दुर्गति बना डाली। तो तभी सौतेली माँ ने मोहल्ले में, बहू मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे कहीं जाना है। शर्मा जी ने बड़ी बहू की ओर कपड़े बढ़ाते हुए कहा, जो चाय कप हाथ में लिए टीवी के सामने बैठी थी। वो बुरा समूह बनाने लगी, अभी तो सारे घर के काम करके बैठी हूँ, आपको भी मैं 2 मिनट की चैन की सांस लेती अच्छी नहीं लगती। आप कपड़े यहाँ से रख दें, मैं बाद में इस्त्री कर दूंगी। रिमोट से चैनल चेंज करते हुए बहू ने जवाब दिया। शर्मा जी ने घड़ी में समय देखा, उन्हें देर हो रही थी। बेटा मुझे भी जाना है। शर्मा जी की बात पर बहू ने जोर से हाथ में पकड़ा रिमोट जमीन पर पटका और बोली, एक पल को सांस नहीं लेने देते इस घर में। बहू थोड़ी हूँ, काम वाली नौकरानी बनाकर रखा हुआ है मुझे, जरा सा भी मेरी थकन का एहसास नहीं। बहू पैर पटकते हुए कमरे में जा घुसी थी। शर्मा जी कपड़े हाथ में लिए वहीं खड़े रह गए। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ था। वो अपने जिस काम के लिए भी बहुओं को कहते, दोनों के माथे पर ही बल पड़ जाया करते थे। बस उनकी 2 समय की रोटी बनाकर रख देती थी। बल्कि कभी कभी तो ऐसा ही होता था कि शर्मा जी को घर में खाना भी ना मिलता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस दिन हुआ। शर्मा जी की सत्संग के बाद पंडित जी के पास बैठ गए। घर में उनका दिल ना लगता था। बहू और बेटे अपने अपने कमरों में घुसे रहते। पोते पोतियां सब मोबाइल में लगे रहते। इतने लोगों के होते हुए भी घर में छाया सन्नाटा उनके दिल को परेशान कर देता था। इसलिए वो बस पंडित जी के पास बैठकर कुछ देर बातें करने लगते थे। मगर वापसी में उन्हें रात के 11 बज गए। बच्चे परेशान हो रहे होंगे, मुझे आज ज्यादा देर हो गई। शर्मा जी ये सोचते हुए घर में आए तो अंदर सारी लाइटें बंद थी और दरवाजे भी बंद हो चुके थे। शर्मा जी ने घर का मेन गेट बजाया, मगर किसी ने अंदर से दरवाजा न खोला। दूसरी तीसरी बार बजाने के बाद भी कोई दरवाजा खोलने न आया। शर्मा जी की जेब में एक दूसरी चाबी पड़ी हुई थी। उन्होंने अब कांपते हाथों से वो चाबी निकाल कर बड़ी मुश्किल से गेट खोला और अंदर चले आए। उम्र यूं भी अब 55 साल हो चुकी थी। उन्हें भूख लग रही थी, मगर अंदर तो खामोशी का राज था। धीरे धीरे चलते हुए घर के अंदर आए। दाईं तरफ किचन था जहाँ की लाइट बंद थी। उन्हें अंदाजा हो गया कि बहू अपने कमरे में सोने के लिए जा चुकी है। खुद ही खाना निकाल लेता हूँ, अब क्या उस समय बच्चे को परेशान करना। शर्मा जी ने सोचा, किचन में जाकर देखा, मगर किसी बर्तन में खाना नहीं रखा था। रोटी का हॉटपॉट खाली था, सब्जी की पतीलियां भी खाली पड़ी थी। उन्हें तंग आकर फ्रिज खोला, मगर उसमें भी दूध के सिवा और कुछ नहीं रखा हुआ था। थक हारकर शर्मा जी ने एक दूध का गिलास निकालकर पी लिया। उन्हें शुगर थी, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगा करती थी। पूरी रात उनकी करवटें बदलते गुजर गई। उन्हें एक पहल चैन न आया। सुबह तब उन्होंने तंग आकर एक फैसला कर लिया था। कल पंडित जी ने उन्हें बताया था कि उनकी एक बहन विधवा है और काफी समय से उनके साथ रहती है। उनकी बहन की उम्र 45 साल थी। शर्मा जी ने फैसला कर लिया था कि वो पंडित जी की उस बहन से शादी करेंगे। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में मगन थे। अकेलापन शर्मा जी को काट रहा था। उन्होंने सोचा, दोनों बेटों को इस बारे में बात कर लेंगे। मगर बेटों के पास समय होता तो शर्मा जी के पास बैठते। उन्होंने 2-3 बार उनसे कहा भी कि मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है, मगर बच्चे मोबाइल में सिर दिए हूं हाँ करके इधर उधर निकल जाते। शर्मा जी खामोशी से उठे और पंडित जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने अपनी बात जब पंडित जी को बताई तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। शर्मा जी, आप मेरी बहन से शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसका खर्चा आप कैसे उठाएंगे? पंडित जी ने पूछा तो शर्मा जी ने सर हिला दिया। मेरी हर महीने अच्छी खासी पेंशन आती है, मैं अपना और अपनी पत्नी का खर्चा उठा सकता हूँ। कम से कम मेरा दिल तो लग जाएगा। शर्मा जी की बात पर पंडित जी मुस्कुरा दिए। इस उम्र में दूसरी शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है, मैं आप दोनों की आज ही शादी करवा देता हूँ। घर से उन्होंने अपनी बहन को मंदिर में बुला लिया। कुछ औरतें साथ आई और खामोशी से शर्मा जी की शादी उस 35 साल की औरत से हो गई। शर्मा जी बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में एक दूसरा साथी आ गया था। पत्नी का हाथ पकड़कर जिस समय वो घर में गए, उनके चेहरे पर अनोखी सी चमक थी। सामने ही लाउंज में उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नियां बैठी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि आज किसी के पास मोबाइल नहीं था, बल्कि सब आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने जब शर्मा जी को एक औरत के साथ घर में आते हुए देखा तो हैरान रह गए। ओहो, लगता है आप फिर कोई मेहमान घर ले आए हैं। पहले ही घर के खर्चे कम नहीं है, ऊपर से इनको आए दिन किसी न किसी घर को लाना होता है। बड़ी बहू ने मुंह बनाकर कहा तो बेटे भी बाप की शक्ल देखने लगे। उन्होंने जानकी देवी को अपने बेटों के सामने सोफे पर बिठा दिया। ये कौन है पिताजी? छोटे बेटे ने सवाल किया तो शर्मा जी मुस्कुरा दिए। मैंने दूसरी शादी कर ली है, ये एक विधवा थी, हमारे पंडित जी की बहन है। इस उम्र में मुझसे अकेलापन नहीं काटा जाता और मेरे काम का भी बहुत हर्ज होता है। मेरे थोड़े छोटे मोटे काम तो ये कर ही दिया करेगी। क्यों जानकी? शर्मा जी ने उनकी ओर देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मगर उनके दोनों बेटों और बहू के ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा था। कोई शर्म है आपके अंदर पिताजी? उम्र के इस हिस्से में आपने दूसरी शादी कर ली है।
लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? अच्छे लोगों के तौर तरीके तो ये नहीं होते जो आपने किया है। छोटा बेटा अचानक तिलमिलाकर उठा। शर्मा जी हैरान रह गए। दूसरी शादी करने में कोई बुराई तो नहीं है, और वैसे भी मैंने तो एक विधवा से शादी की है। शर्मा जी की बात अभी मुंह में ही थी कि बड़े बेटे ने हाथ मारकर टेबल पर रखे हुए गुलदान को गिरा दिया। विधवा से शादी की है पिताजी, लेकिन आपको शादी की जरूरत ही क्या थी? खाना पीना सब मिल रहा है, घर का हर काम हो रहा है, लेकिन आपके अंदर की हवस है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही। शर्मा जी का चेहरा लाल पड़ गया। सामने बैठी जानकी देवी भी शर्मिंदा सी हो गई। चुप हो जाओ बस। अब अगर किसी ने उल्टी सीधी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानकी मेरी पत्नी और अब इसी घर में रहेगी। शर्मा जी ने हाथ उठाकर कहने की कोशिश की, और तो तभी छोटा बेटा बोला, घर में पहले ही पिताजी खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, इतनी मुश्किल से तो गुजारा होता है महंगाई के दौर में, और आप एक और को उठा कर ले आए हैं। इनके खर्चे कौन पूरे करेगा? शर्मा जी ने अपने बेटों और बहुओं को देखा। सबके चेहरों पर नफरत फैली हुई थी। किसी को मेरे और मेरी पत्नी के खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी पेंशन आती है और मेरी पेंशन से हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। शर्मा जी की बात पर एक बार फिर उनके बेटों के सिर पर कोई बम गिरा था। पेंशन का पैसा वो बाप को लेने कब देते थे? सारा का सारा पैसा तो वो खुद हड़प किया करते थे। उन्हें अपने सर पर खतरे की घंटी बजती हुई महसूस होने लगी। शर्मा जी जानकी देवी को अपने कमरे में लेकर चले गए, और पीछे घर में जैसे एक तूफान सा आ गया था। बहू और बेटों का तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया था। शर्मा जी की इस हरकत पर वो आग बबूला हो गए थे। मोहल्ले में एक दो लोगों ने बेटों से पूछा कि शर्मा जी ने क्या दूसरी शादी कर ली है? तो बेटे तो जैसे फट पड़े, हाँ, बुड्ढे ने इस उम्र में हमारा सर शर्म से झुका दिया है। उन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इससे तो अच्छा था कि वो मर जाते। कम से कम हम लोगों को ये दिन तो ना देखना पड़ता। बेटों की इस तरह की बातों पर मोहल्ले वाले हैरान रह जाते। एक दो लोगों ने उनसे कहने की कोशिश भी की कि बेटा, आपके बाप ने विवाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया, और वैसे भी दूसरी शादी कोई गलत नहीं है, उन्होंने एक विधवा को सहारा ही दिया है ना। मगर बेटे सर झटक कर आगे बढ़ जाते। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मोहल्ले वालों को क्या बताते कि असली गुस्सा तो उन्हें इस बात का है कि बाप ने ऐलान कर दिया था कि पेंशन पहले जो बेटे रखते थे अब वो खुद रखा करेंगे। शर्मा जी को तो बहुत आराम हो गया था। पहले वो हर काम के लिए बहुओं के ऊपर निर्भर थे, अब उनकी पत्नी खामोशी से वो काम कर दिया करती थी। शर्मा जी के कपड़े हर समय इस्त्री होकर अलमारी में रहने लगे, समय पर धुल जाया करते। उनके कपड़े जानकी देवी धोकर इस्त्री करके रखती, उन्हें कोई परेशानी न होती। 2 दिन बाद उनकी पेंशन आनी थी। बड़ा बेटा सुबह सुबह ही तैयार होकर बैंक जाने के लिए निकल पड़ा। उसके बेटे ने फरमाइश की थी कि एक आईफोन चाहिए। अब आईफोन दिलाने के लिए पैसे उसकी जेब में तो ना थे। उसका पक्का इरादा था कि पेंशन वाले पैसे लेकर वो बेटे को आईफोन दिला देगा। जल्दी जल्दी गाड़ी ड्राइव करता हुआ जब वो बैंक पहुंचा तो ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि बैंक के क्लर्क के साथ सामने ही शर्मा जी खड़े थे और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाकर उससे बात कर रहे थे। बड़ा बेटा सुनील लपक कर शर्मा जी के पास आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं पिताजी? बोला तो था आपको कि पेंशन की पैसे मैं खुद निकलवा लूंगा बैंक से। सुनील ने गुस्से से कहा तो शर्मा जी उसे देखते रह गए। नहीं, आगे से अपनी पेंशन के पैसे मैं खुद ही निकलवा लिया करूंगा। मैंने क्लर्क से बात कर ली है कि मेरे सिवा किसी को पेंशन के पैसे ना दिए जाएं। शर्मा जी ने कहा तो सुनील अचानक चौंक पड़ा। उसका रंग गुस्से से लाल पड़ गया। शर्मा जी वापसी के लिए निकले। सुनील की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर बैठना चाहा, लेकिन अचानक ही सुनील ने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें अपनी गाड़ी से धक्का देकर दूर कर दिया। जब आपने अपनी पेंशन के पैसे ही हमें नहीं देने तो मेरी गाड़ी में बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है। खुद ही आइएगा पैदल थके खाते हुए, ताकि आपके कल ठिकाने आए। गाड़ी में बैठते हुए सन सन करता हुआ सुनील ये गया वो गया। शर्मा जी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्हें याद आया कि ये गाड़ी भी तो उन्होंने खुद ही पैसे जमा करके सुनील को दिलाई थी, लेकिन उन्होंने धीरज से काम लिया और खामोशी से घर चले आए। उनकी पत्नी की कुछ दवाइयां थी जो उन्होंने वापसी में खरीदी और घर आ गए, लेकिन उनकी पत्नी कमरे में कहीं नहीं थी। उन्होंने 2-3 बार आवाजें लगाई, जानकी जानकी किधर हो? मगर कोई दिखाई न दिया तो वो चुपचाप चादर ओढ़कर लेट गए। उन्हें नहीं पता था कि जानकी देवी की जान तो उनकी बहुओं ने मुसीबत में डाल दी है। हुआ कुछ यूं था कि बड़े बेटे का पोता शरारत में वॉशरूम का नल खुला छोड़ गया। सारे बच्चों ने अच्छे से घर का पानी बर्बाद कर दिया। दोनों बहुएं तान कर सो रही थीं। वो जब नींद से जागी तो छतली टंकी में पानी खत्म हो चुका था और वो उसी समय लाइट भी चली गई। लोड शेडिंग ने तो वैसे ही जीना दूभर कर रखा था। तेज गर्मी में पानी के बगैर रहना मुश्किल होने लगा। अब दोनों बहुएं सर पकड़कर बैठी थीं। पानी की व्यवस्था कहाँ से करें? लाइट आने में तो अभी 2 घंटे बाकी थे। अचानक से छोटी वाली बोली, भाभी, ये जो नई मैडम हमारे घर आई हैं, जरा इनको टेस्ट करते हैं आज कि उनसे कोई काम होता है या नहीं। छोटी बहू मुस्कुराकर बोली तो बड़ी बहू ने भी चौंक कर जानकी देवी की ओर देखा। अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं आया। बड़ी बहू मुस्कुराई। उसने जानकी देवी को आवाज दी, अरे ओ सासू माँ, इधर आइए जरा। जानकी देवी अपने कमरे से लेटने जा रही थी। वह चौंक कर पलटी। इस तरह बुलाया जाना उन्हें अच्छा तो ना लगा,
लेकिन वो कम बोलने वाली औरत थी। खामोशी से दोनों बहुओं के पास चली आईं। जी बेटा, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? बड़ी बहू ने एक अदा से अपने बाल झटके। जी हाँ, बुलाया है। अब आप उस घर में आ गई हैं तो खुद को इस घर का सदस्य समझे। हिलकर थोड़ा काम भी कर लिया करें। आप सिर्फ पिताजी के कपड़े भी धो देती हैं और उन पर इस्त्री भी कर देती हैं। वो काम तो हम पहले भी कर लेते थे। ऊपर छत वाली टंकी में पानी खत्म हो गया है, लेकिन गर्मी बहुत है। मुझे सारा घर धोना है और वॉशरूम में भी पानी भर कर रखना है। आप ऐसा करें, नीचे वाले टैंक से पानी निकाल कर सारे वॉशरूम में पानी भर दें। बड़ी बहू ने आदेश देते हुए कहा। जानकी देवी हैरान परेशान उनकी शक्ल देखने लगी। पर बेटा, ये तो बहुत मेहनत वाला काम है और मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है। मुझसे ये काम नहीं हो सकता, जानकी देवी ने परेशानी से कहा। तो छोटी बहू एकदम तिलमिलाकर उठ खड़ी हुई। इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, वरना अभी सुनील भाई लोग आते होंगे तो धक्के मारकर इस घर से निकलवा देंगे। सिर्फ पिताजी की पेंशन पर कब्जा करने के लिए आई थी ना। बुढ़िया, जल्दी जाकर पानी भरो। छोटी बहू के चिल्लाने पर जानकी देवी घबरा सी गई थी। वो जल्दी से वहां से हट गई। सच में किसी नलके में पानी नहीं आ रहा था। बड़े से टैंक के किनारे पर खड़ी होकर वो ये सोचती रही, हड्डियों में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बाल्टियां भर भर कर पानी बाहर निकालती, मगर काम तो करना ही था। उन्होंने वहीं पर एक छोटी सी बाल्टी उठाकर टैंक का ढक्कन उठाया और झुककर पानी निकालने लगी। उनके हाथ जोड़ में दर्द होने लगा, कमर में तेज दर्द शुरू हो गया, मगर बाल्टियां भर भर कर वॉशरूम में पानी भरने से लेकर किचन का सारा काम बहू ने उनसे ही करवाया और आखिर में आंगन धुलवा कर पोछा भी लगवाया। जानकी देवी की हालत खराब हो चुकी थी। जिस समय शर्मा जी घर में आए, जानकी थक कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ चुकी थी। शर्मा जी की आवाज उसने सुनी, मगर नीचे उतरकर उनके पास जाने की उनके अंदर हिम्मत ही ना हुई। उनके घुटने तेज दर्द कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। और तभी सुनील का बड़ा बेटा हाथ में गेंद और बल्ला लिए उनके पास से निकला। ये आंटी, यहाँ से हटो, हम लोगों ने क्रिकेट खेलनी है। उसने बदतमीजी से जानकी देवी से कहा। जानकी की आंखों से आंसू आने लगे। बेटा, मैं अभी नीचे चली जाती हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जानकी ने धीरे से कहा। लेकिन सुनील का बड़ा बेटा बहुत ही ज्यादा बदतमीज था। उसने गुस्से से अपने साथियों की तरफ देखा जो क्रिकेट खेलने के लिए छत पर जा रहे थे। अभी लंगड़ी बुढ़िया यहाँ बैठ गई है, गेंद इसको लगेगी तो शोर मचाएगी। अच्छा है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लगती रहे इनको गेंद। किसी ने अगर कुछ बोला तो मैं बोल दूंगा कि आंटी यहाँ से हट ही नहीं रही थी। बदतमीजी और गुस्से में वो बिल्कुल अपने बाप जैसा था। जानकी हक्का बक्का रह गई। उन्होंने उठने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो उठ पाती, सुनील के बेटे ने शॉट लगाकर एक जोरदार गेंद उन्हें दे मारी थी। जानकी को गेंद लगी तो उनके मुंह से एक सिसकारी सी निकली थी। उन्हें दर्द होता देखकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे थे और उनकी ओर उंगली उठा उठाकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। जानकी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो धीरे धीरे कोशिश करती रही, नीचे अपने कमरे में आ गई। सामने शर्मा जी खामोशी से सो रहे थे। जानकी देवी वहीं उनके पास आकर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने शर्मा जी को कुछ न बताया कि बहू ने उनके साथ क्या व्यवहार किया है, मगर फिर तो जैसे बहू का काम यही बन गया था। उन लोगों ने घर में काम करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी और सुबह सुबह जानकी देवी को उठा दिया। चलो आंटी, सारे घर की सफाई करो, अच्छे से पोछे लगाना। जानकी देवी बेचारी दुखते हुए जोड़ों के साथ सारे कमरों की सफाई करती। घर बड़ा था। हर तीसरे दिन दोनों बहुएं जानबूझकर पर्दे, सोफे के कवर, बेडशीटें उतरवाती और जानकी देवी से मशीन लगवा लेती। उन्हें जानकी देवी से पता नहीं कैसा बैर हो चला था। जानकी देवी की उम्र इस काबिल न थी कि वो ये सारे काम काज कर सकती। शर्मा जी के पास एक दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था, जिसके कारण अब वो पूरा दिन वहीं होते, बस शाम के बाद वापस आते। लेकिन वो अक्सर नोट करते थे कि जब भी वो शाम को वापस आते उनकी पत्नी थकन से बुरी तरह से चूर होती। वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो रही थी। हालांकि शर्मा जी उनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। क्या बात है, आजकल खाना बहुत मजे का बनने लगा है। क्या यूट्यूब से कोई नई रेसिपी सीखी है? शर्मा जी खाने की मेज पर बैठे खाने की तारीफ कर रहे थे। बेटे और बहुएं सामने ही बैठे थे। सब मजे से खाना खाते रहे। किसी ने ना बताया कि खाना तो कई दिन से जानकी देवी ने बनाना शुरू कर दिया था। बहू ने घर का सारा काम उनके हवाले करके खुद आराम से घूमना फिरना, मोबाइल चलाना शुरू कर दिया था। छोटी बहू कुछ ज्यादा ही फैशनेबल थी। वो अक्सर अपने तीनों बच्चों को घर छोड़कर मोहल्ले में घूमने निकल जाया करती थी। उसका सबसे छोटा बेटा 2 साल का था, मगर बहुत ही बदतमीज था। अगर कोई भी उसे हाथ लगा देता वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शायद इसका कारण ये था कि इतनी कम उम्र में माँ उस पर ज्यादा ध्यान और प्यार नहीं करती थी। और उस दिन वही घटना होगी जिसे सोचकर बड़े समय से जानकी देवी डर रही थी कि घर में कुछ होने वाला है। जानकी देवी लाउंज में पोछा लगा रही थी जब छोटी बहू का सबसे छोटा वाला बेटा अंदर से दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसकी नाक बह रही थी। सर्दी के मौसम में भी उसके पैर नंगे थे। मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, वो तुतला कर जानकी से पूछने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ रखा था। जानकी ने दाएं बाएं देखा। हर दिन की तरह आज भी छोटी बहू घूमने निकली हुई थी। घर में थी ही नहीं। जानकी ने उसे बताना चाहा, लेकिन तभी जानकी ने देखा बच्चे को वॉशरूम जाना था। जानकी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाती हूँ। मम्मा घर पर नहीं। लेकिन बच्चा जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा।
बल्कि दोनों हाथों से जानकी को मारने लगा। नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा, मम्मा के साथ ही जाऊंगा, छोड़ो मुझे। वो यूं शोर मचा रहा था जैसे जानकी उसे मारना चाह रही हो। जानकी परेशान सी हो गई, बच्चे को इस हालत में छोड़ भी नहीं सकती थी। उसने अभी लॉन्च धोया था, अगर वो यहीं पर गंदगी कर देता तो जानकी देवी को दोबारा से मेहनत करनी पड़ती। उन्होंने नीचे खड़े हुए बच्चे को गोद में उठाया, उसे वॉशरूम ले जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम पहुंच पाता, रास्ते में ही उसने जानकी देवी के ऊपर पेशाब कर दिया। जानकी देवी हक्का बक्का रह गई। बच्चा उनके कपड़े गंदे करके हंसने लगा था। एकदम ही वो उनके हाथ से कूदा, नीचे जा गिरा और तभी छोटी बहू दरवाजे से अंदर आई। उसने जो जानकी देवी के कपड़े के ऊपर अपने बेटे का पेशाब देखा था, उसकी जोर से हंसी निकल आई। मगर नीचे खड़ा हुआ बच्चा जोर जोर से रोने लगा। संयोग से उसी समय शर्मा जी भी दुकान से खाना खाने के लिए घर वापस आ गए। उन्होंने जब जानकी देवी को गंदे कपड़ों में देखा तो हैरान रह गए। जब जानकी देवी की आंखों में आंसू आ रहे थे, उन्होंने छोटी बहू से कहा कि बेटा, तुम लोग जब बाहर जाओ तो अपने छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाया करो। वो तुम्हारे ना रहते मेरे साथ वॉशरूम नहीं जा रहा था, और जब मैंने इसे उठाया तो इसने मेरे ऊपर ही पेशाब कर दिया। मुझे तो अपने आप से घिन आ रही है। जानकी देवी का यह कहना था कि छोटी बहू का तो पारा आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा आपने? आपको मेरे बेटे से घिन आ रही है? शर्म नहीं आती आपको? आप इतनी बड़ी ऐसे ही नहीं हो गई, मासूम सा छोटा बच्चा है वो, और आपने उसको कैसे गंदा कह दिया? क्या था अगर इसने आपके ऊपर थोड़ा सा पेशाब कर ही दिया तो आप जाकर कपड़े बदल ले, नहा ले। आपको तो मेरे बच्चे बोझ लगते हैं, जबकि आप खुद एक बोझ हैं जो हमारे सर पर आ बैठी हैं। छोटी बहू एकदम से चिल्लाने लगी थी। बजाय इसके कि अपने गंदे बच्चे को ले जाकर धुलाती, उसने पहले जानकी देवी पर गुस्सा निकालना जरूरी समझा। ये तुम किस तरह से जानकी से बात कर रही हो? शर्मा जी ने गुस्से से अपनी छोटी बहू से कहा, तो वो एकदम हत्थे से ही उखड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी भाभी जल्दी आइए, देखिए पिताजी किस तरह मुझे मारना चाह रहे हैं। जबकि मैंने उनकी पत्नी को कुछ नहीं कहा। वो जोर जोर से रोने लगी। बड़ी बहू अंदर कमरे में लेटी हुई थी। उसने जो शोर हंगामा सुना तो लपक कर बाहर आई। वो मोटी ताजी औरत थी, छोटी वाली हमेशा उसकी आड़ लिया करती थी। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? उसने आते ही पहले जानकी के गंदे कपड़े को देखा तो नाक चढ़ाई। छोटी बहू ने इशारा करके कहा कि मेरे बेटे और बहू और मुझे जान से मारना चाहते हैं। इन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपनी गंदी औलाद को अपने साथ ले जाया करूं, लेकिन मैं तो अपनी दवाई लेने गई थी। इनसे मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। रोते रोते वो ये सब कह रही थी। अचानक शर्मा जी बोले, खबरदार जो किसी ने जानकी को कुछ भी कहा तो अभी मैं तुम दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। शर्मा जी के कहने की देर थी कि दोनों बहुओं ने एक दूसरे को देखा। धक्के मारकर आप हमें क्यों निकालेंगे, बल्कि आज मैं आपका काम ही खत्म कर देती हूँ। रुपया पैसा आपने एक नहीं देना है, मुसीबत बनकर हमारे सरों पर पड़े हैं। बड़ी बहू ने आगे बढ़कर जानकी देवी को चोटिया से पकड़ा, उन्हें जोर शोर से खींचकर बाहर गेट की ओर ले जाने लगी। जानकी देवी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उनके कपड़ों पर लगी हुई गंदगी बड़ी बहू के कपड़ों पर लग गई। उसने जोरदार उबकाई ली और एक हाथ जानकी देवी की कमर पर मार दिया। देख नहीं रही बुढ़िया, सारी गंदगी मुझ पर लगाई जा रही है। दोनों बहुएं बाल से पकड़ कर जानकी देवी को बाहर घसीटने लगी। शर्मा जी अरे अरे करते रह गए, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोलकर जानकी देवी को एक जोरदार धक्का देकर बाहर जमीन पर गिरा डाला। शर्मा जी हक्का बक्का खड़े थे। आप खुद निकलेंगे या आपको भी धक्के मारकर निकालूं? बहुओं को पता था कि दोनों बेटे भी अब शर्मा जी से तंग आ चुके हैं, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं ना था। शर्मा जी खामोशी से घर से बाहर निकल गए। उनकी आंखों में आंसू थे। जानकी देवी जमीन से उठते हुए अपने आंसू साफ कर रही थी। एक तो कपड़ों पर लगी हुई गंदगी का एहसास और दूसरा इतनी बेइज्जती। उनका जी चाह कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आसपास मोहल्ले के लोग जमा होना शुरू हो गए थे। उन्होंने जब जानकी देवी की हालत देखी तो हैरान रह गए। किसी ने पंडित जी को भी समाचार दे दिया था। वो तुरंत दौड़कर आए। अपनी बहन की हालत देखकर उससे उनसे रहा न गया। जानते थे कि शर्मा जी ने जब से शादी की है घर में उनकी हैसियत दो कौड़ी की होकर रह गई है। उन्होंने शर्मा जी और अपनी बहन को अपने घर में शरण दे दी। शर्मा जी की पेंशन तो आती ही थी। वो खामोशी से अपना और अपनी पत्नी का खर्चा उठाने लगे। इन्हें अपने बेटों के व्यवहार पर बहुत दुख था। बहुओं ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, मगर बेटों ने पलटकर उनकी खबर तक न ली। शर्मा जी ने भी दिल पर पत्थर रख लिया। कुछ ही समय बाद पता चला कि उनके बड़े बेटे की चलती हुई दुकान में आग लग गई थी। उसकी गाड़ी भी बिक गई थी। छोटे वाले को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। दोनों पत्नियां आराम की आदी थीं। उन्हें थोड़ी सी परेशानी में अपने पतियों के साथ रहना स्वीकार न था। लड़ झगड़ कर दोनों ने ही अपने अपने पतियों से तलाक ले ली। दोनों बेटे अपनी बुरी हालतों की जब भी किसी के साथ चर्चा करते तो सब यही कहते, धक्के मारकर बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने वाले लोगों का अंत यही होता है। दोनों बेटे बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार शर्मा जी से आकर माफी मांगने की कोशिश की और उन्हें अपने साथ घर ले जाना चाहा, मगर शर्मा जी का दिल न पिघला। वैसे भी पंडित जी के घर में वो बहुत आराम से रहते थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटों से सारे संबंध खत्म कर लिए। उन्होंने अपने बेटों से कहा, सारी जिंदगी मैं तुम लोगों के लिए कमाता रहा और तो तुम लोगों के लिए जो जगह बनाई, मगर उम्र के आखिरी पड़ाव में अगर मैं अपने लिए एक साथी ले आया तो तुम लोग उसको भी बर्दाश्त न कर सके। ऐसे बच्चों का मैं क्या करूं? मैं और तुम लोगों के घर नहीं रह सकता।
दोनों बेटे अपना समूह लेकर वापस आ गए। शर्मा जी की बाकी की जिंदगी बहुत आराम से गुजरी। जानकी देवी ने उन्हें हर तरह का सुकून और आराम दिया, जबकि उनके दोनों बेटे दिन रात अपने कर्मों पर आंसू बहाते। मगर अब गुजरा हुआ समय तो लौट कर नहीं आ सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।